ये चैप्टर 7 जो है ना आपका, ये बेसिकली इसके अंदर आपको विजयनगर के बारे में पढ़ना है। अभी जो स्टार्टिंग है विजयनगर और उसकी राजधानी, कैसे इसका उत्पत्ति हुई, कौन कौन से राजा आए, है ना। क्या कह रहा है, बोल दिया करो कोई दिक्कत हो तो। ये देख, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि अगर आपको इस विजयनगर की राजधानी पढ़नी है तो आपको 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य का परिचय क्या है, विजय का शहर। क्या मतलब है इसका, विजय का शहर। यह नाम एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब या तो इसको शहर के नाम से बोला जाता था या फिर इसको साम्राज्य के नाम से बोला जाता। स्थापना की बात करें, अगर मैं इसकी स्थापना की आपसे बात करूं, अगर मैं इसकी स्थापना की आपसे बात करूं तो स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। कब हुई थी, 14वीं शताब्दी में। ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला था। हाँ, पतन इसका कब हुआ, इसका पतन 1565 में इस पर आक्रमणकारी से क्या कर लिया गया, लूट लिया गया था, पूरी तरह से उजड़ गया ये। फिर 17वीं से 18वीं शताब्दी तक ये क्या हो चुका, पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसके बाद हम्पी नाम की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, हम्पी नाम की। हम्पी लोग हम्पी नाम से याद रखते हैं, स्थानीय लोग इसे हम्पी नाम से याद रखते हैं। ये नाम वहां की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से निकला था। वहां की जो मातृ देवी है ना, पंपा देवी, उनके नाम से ये नाम निकला, जिसका नाम क्या था, हम्पी। खोज के साधन, इतिहासकारों ने मौखिक परंपराओं, पुरातात्विक खोजों, अभिलेखों और सात पत्ते के नमूनों की मदद से इस साम्राज्य को क्या कर दिया, पुनः खोजा। कहाँ से पढ़ाया था, तुम भी बता रहे हो कहाँ से पढ़ाना है। ये पढ़ा दिया मैंने, मुझे तो लग नहीं रहा। नहीं बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है चैप्टर। तो ये सेव क्यों नहीं है फाइल, यहाँ तक पढ़ाना है फिर, पक्का। तो यार बताओ ना यार तुम्हें। अब हम यहाँ पर देखो, इससे पहले बच्चे कह रहे हैं आपने पढ़ा दिया था, बट मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाया था, तो पढ़ाने देते फिर, पढ़ाने दो। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। पढ़ लो, वैसे भी अब 3 दिन तक यही क्लास चलेगी। तो यहाँ पर पता चल गया पंपा देवी था, पुरातात्विक खोजें, अभिलेख, और हम्पी की खोज की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी खोज कब हुई, 1800 से जो है वो शुरुआत हो गई थी। हम्पी के अवशेषों को सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर और पुराविद कर्नल कॉलिन मैगजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत कर्नल मैगजी ने ही इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो है वो क्या किया, तैयार किया। ये देखो, ये पहला मानचित्र सर्वेक्षण जो है क्या किया उन्होंने, तैयार किया। उनकी जानकारी थी कि यहाँ पर एक मंदिर है, शुरुआती विरूपाक्ष मंदिर, और पंपा देवी मंदिर के पुरोहितों के पुजारियों की याद पर क्या है, ये आधारित है। उसके बाद फोटोग्राफी आ गई 1856 में। देखो कितनी पुरानी फोटोग्राफी, ऐसे ना पर्दा करके ढक के फोटो खींचते थे, वैसे वो फोटोग्राफर पर्दे के अंदर पता नहीं कैसे, मैंने पिक्चर, हाँ हाँ, अच्छा। 1856 में चित्रकारों और फोटोग्राफरों ने यहाँ के भवनों के चित्र लेने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और शोधकर्ताओं को अध्ययन मिला कि अभिलेखों का एकत्रीकरण 1836 ईस्वी से 1800 अभिकर्ताओं ने हम्पी के मंदिरों में दर्जन अभिलेखों को क्या करना शुरू करा, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब जितने भी पुराने साक्ष्य जो मिलते हैं, यात्रियों के यात्रा वृतांत और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत साहित्य से लेकर सबके इतिहास जो है क्या है, वो लिखे जाने लगे। ठीक है, सबके इतिहास क्या है, लिखे जाने लगे। अब आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग तो ऐसे हुई कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, विजयनगर का अंत कैसे हुआ, विजयनगर का राजा कौन था, इन सब के बारे में आपको पता चलना स्टार्ट। बात करें विजयनगर की स्थापना,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और समाज। तो स्थापना का वर्ष क्या था बेटा? 1336 ईस्वी। उसके संस्थापक जो थे वो दो भाई हरिहर और बुक्का उसके संस्थापक थे। और विविधता साम्राज्य सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग धार्मिक परंपराओं के लोग भी इस विजयनगर के साम्राज्य के अंदर आपको दिख जाते थे। पड़ोसी राज्यों से इनका संघर्ष चलता रहता था। प्रतिस्पर्धी दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक भी इसमें शामिल थे। अगर इनके प्रतिस्पर्धी की बात करें तो दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक इनके क्या थे? प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर्स। संघर्ष के कारण उत्तर की उपजाऊ नदी घाटियां तुंगभद्रा, कृष्णा देवी तथा लाभकारी विदेशी व्यापारी से उत्पादन दर पर अधिकार करने के लिए अक्सर संघर्ष होता। तो संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष का कारण है नदियां। तुंगभद्रा, कृष्णा नदी कैसी नदी है? उपजाऊ नदी, मतलब इसके आसपास की जितनी भी जमीन है वहां पर क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है। हाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा था। जैसे मैंने बोला अलग अलग भाषाओं के लोग आपको यहाँ पर हैं, तो वहां की संस्कृति का भी आदान प्रदान है। आपसी संपर्कों से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। विशेष रूप से भवन निर्माण के क्षेत्र में शासकों में कई तकनीकों को अपनाया और विकसित किया गया। शक्तिशाली राज्यों का विकास भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं अलग से बता दूं। प्रमुख राजवंश की अगर आपसे बात की जाए तो तमिलनाडु के चोल शासक और कर्नाटक के होयसाल शासक इसमें शामिल थे। अगर आपको शासकों के बारे में जानना है तो तमिलनाडु के चोल और कर्नाटक के होयसाल शासक इसमें शामिल। जिसकी समृद्ध भवन निर्माण परंपराओं में विजयनगर के राजाओं ने आगे बढ़ाया। कर्नाटक साम्राज्य मुवेकल्पिक नाम जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया गया और लोगों ने कर्नाटक साम्राज्यों की संज्ञा भी इसको दी। यहाँ पर हाथी घोड़े, लोक गजपति का अर्थ हाथियों का स्वामी। उड़ीसा में शक्तिशाली शासक वंश को इस नाम से जाना जाता था। अश्वपति का अर्थ होता था घोड़े का स्वामी और गजपति का अर्थ होता था हाथियों का स्वामी। ठीक है। दक्कन के सुल्तानों ने इस परंपरा का प्रयोग होता है और नरपति का अर्थ होता है लोगों का स्वामी। ठीक, समझ आई? तेरी हिस्ट्री खत्म हो गई ना? उसका क्या है? गीता क्यों नहीं आ रही? ए भैया, भैया अपना ध्यान रखो सबके सब। भैया मैं तो सो जाती हूँ मुझे जब भी फीवर होता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। नहाने से कुछ नहीं। अश्वसेना का महत्व। नहाने से कुछ नहीं होता फीवर। इस काल में युद्ध कला प्रभावी रूप से घोड़ों की सेना पर आधारित थी। अश्वसेना का महत्व यह है कि जो हम ये काल अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? इसमें सारी की सारी सेना जो है वो किस पे निर्भर है? घोड़ों पर निर्भर है। घोड़ों का आयात होता था, यहाँ पर बेचे जाते थे। अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात होता था। शुरुआती चरणों में व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा क्या किया गया? नियंत्रित। घोड़े बेचना बेटा। स्थानीय व्यापारी भी क्या करते थे? घोड़ों के व्यापारी कहा जाते थे। कुदरई चेट्टी तो विनिमय में भाग लेते थे। फिर क्या हो गया? इसके बाद पुर्तगाली आ गए 1498 में। पश्चिमी तट पर आए। सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आए? याद रखना, पश्चिमी तट पर आए। उन्होंने व्यापारिक और सामाजिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा हम यहाँ क्या बनाएंगे? व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। सामरिक केंद्र अगर याद ना रहे तो व्यापारिक केंद्र याद रख लेना। उनकी बेहतर तकनीक थी विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग। देखो ध्यान से पढ़ो। पुर्तगाली आए 1498 में और उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बनाए। पहले तो घोड़े ही थे, अब घोड़ों के बाद क्या आ गई? बंदूकें आ गई। बंदूकें आई तो उन्हें इस काल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना लिया गया। फिर बाजार भी खुलने थे भाई, बाजार भी तो जरूरी है। सिर्फ घोड़े और बंदूकों से काम थोड़ी चलेगा, खाने के लिए भी तो रोटी चाहिए। तो फुल तो किस किस का व्यापार होने लगा? मसाले, वस्त्र, रत्नों, इन सब का व्यापार भी क्या हुआ? धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। व्यापार और प्रतिष्ठा, शहरों के व्यापार को प्रतिष्ठा मानक माना जाने लगा।
समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करने लगी, पैसा बहुत था भाई, और व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य समृद्धि महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाई जितना व्यापार होता था उससे क्या आता था, कर आता था, राजस्व। कोई भी सामान बेचने के लिए टैक्स तो देना ही है, वो चीज तो बेटर है। ये मैंने पढ़ा दिया था उस दिन, है ना? अब अश्व सेना का क्या महत्व है, इसे समझ लेते हैं। अश्व सेना का महत्व क्या था? तो घुड़सवार सेना अश्व पर निर्भर होती थी, घोड़ों का आयात होता था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रिपीटेड है ये, रिपीटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पर विजयनगर राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। अब विजयनगर का क्या होने लगा, अंत होने लगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर शासक वंश और सत्ता, एक तो जो शासन कर रहा है वो, और जो सत्ता, शासक वंश और सत्ता, राजनीति में दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर को क्या बोला जाता था, नायक, नायक नहीं खलनायक है तू, शामिल थे। पहले राजवंश संगम वंश ने 1485 तक नियंत्रण रखा। सबसे पहले संगम वंश 1485 तक नियंत्रण रखा उसने, उन्हें सैनिक कमांडरों ने उखाड़ फेंका, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, खत्म करो। फिर 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलव वंश ने सत्ता संभाली। इसके बाद कौन आ गया, तुलव वंश। पहले कौन से थे, शासक वंश से नहीं पता, विजयनगर में कोई भी हो सकते हैं, शासकीय वंश उसका नाम नहीं है, उसको सैनिक कमांडर ने उखाड़ के फेंक दिया। 1503 तक फिर सत्ता थोड़ी बहुत रही, लेकिन फिर खत्म हो गई, फिर तुलव वंश आ गया, जहां पे कृष्णदेव राय इसी वंश से थे। अगर आपसे कोई पूछे कि कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये कहां से थे, ये तुलव वंश। ठीक है बेटा। कृष्णदेव राय का शासनकाल सबसे अच्छा रहा और इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। यहाँ पर 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन कर दिया गया। जितने भी उड़ीसा के शासक थे सबको खत्म, सबका दमन, दमन मतलब खत्म। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। 1520 में किसको हराया, बीजापुर के सुल्तान को। उनके काल में अतुल्य शांति समृद्धि रही। उन्होंने बेहतरीन मंदिरों का निर्माण कराया। किसने, कृष्णदेव राय की बात हो रही है। मंदिरों में भव्य गोपुरम का जोड़ा, अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप क्या ये नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना। अच्छा एक बात बताओ, देखो जरा कृष्णदेव राय की माता जी का क्या नाम था, सर्च करो। करीब ही आ गए हैं भाई, ये दिक्कत है यहाँ पे। तो फिर मेरा वाईफाई कैसे चलेगा, तुम कह रहे हो मैडम जियो लगवा लो। हाँ। कृष्णदेव राय जी की माता जी का नाम है नगला देवी। यही नाम आया हो इसमें। उन्होंने देखो ये नाम है ना, नगलपुरम, नगला देवी। कृष्णदेव राय के बाद तनाव और पतन हो गया, कृष्णदेव राय नहीं रहे, जो भी हुआ, क्योंकि 1529 में उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरा राज्य क्या हो गया, तनाव में चला गया। सेनापतियों 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण हुआ। अरविंदु राजवंश के हाथों में चला गया। अब कृष्णदेव राय पहले कौन है याद रखना, चाहे तो एक लिस्ट बना लो। कृष्णदेव राय कब आए थे, 1514, 1512 नहीं, वो तो तुंगभद्रा का विवाद था भाई। चलो 12 ले लो, 12 है सच में, कहाँ है? और उसके बाद कौन आए थे, अब नेक्स्ट किसको पढ़ा रही थी मैं, तेरा अरविंदु। सेकंड कौन है, ये रे अरविंदु राजवंश, ये सेकंड है।
चला गया 17वीं शताब्दी तक। कालीकोटा का युद्ध हुआ यहाँ पर 1565 में, और विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में सेना तालीकोटा राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी, और विजयनगर को बीजापुर, ये सेना का नाम है, ये राक्षसी नहीं है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सहित सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेना को विजयनगर शहर पर दावा बोलकर लूटा गया और पूरा उनका साम्राज्य केंद्र स्थानांतरित हो गया। अरविंदु राजवंश ने पेनुकोडा और बाद में चंद्रगिरी से भी शासन किया, है ना। इसके बाद उस दिन थोड़ा सा मैंने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है थोड़ा दम है क्लास के। अब यहाँ पर क्या होने लगा, विजयनगर और सल्तनतों के संबंध, धार्मिक भिन्नता का संबंध दिखा। सुल्तान और विजयनगर के शासकों ने रायों के बीच में शत्रुता नहीं रखी, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ स्थिरता से रहने लगे, इच्छुक रहने लगे। और यहाँ पर कृष्णदेवराय ने गर्व से यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध उपाधि क्या कर ली, धारण कर ली। बीजापुर का हस्तक्षेप भी देखने को मिला, एकजुटता भी देखने को मिली सुल्तानों के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। राय और नायक के बारे में हम मंडे से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ रहे, अच्छे से, ताकि हमें समझ आए। अभी 16 मिनट की क्लास है, 15-15, 16-16 मिनट हिस्ट्री सुनो, मेजर में भी घुसती है। इससे ज्यादा अगर 1-1.5 घंटे की क्लास निकालनी है तो वो तो रिवीजन क्लास है, पढ़ाने को तो 2 घंटे पढ़ा दो, खड़े होके, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ पाओगे, मैं तो पढ़ा देती हूँ। हाँ, ये जो टॉपिक रह गया, हाँ, ये राय नायकास और ये सारे, देखो ये मैंने पूरा 22 पेज का बना रखा है ये। उसके बाद 10 पेज और बनेंगे मुश्किल से, जिससे कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सारे नोट्स नहीं उतारने हैं। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, तुम्हें जैसे मैंने ये, मान लो तुम्हें ये क्लास मिली वाईटी की, तुम क्या कर रहे हो, सारा लिख रहे हो, दिमाग खराब है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो और वही लिखो बस। नहीं सारा, अरे बेटा सारा क्यों लिखोगे, ना तो तुम दारू पीते हो या मैं पीती हूँ।